मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं आप सब के लिए एक इम्पोर्टेंट मटेरियल लेकर आया हूं। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को, जैसा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से उन्होंने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक मामूली सा परीक्षा यानी सक्षमता परीक्षा को पास करके ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस बात की लगभग आप 100% उम्मीद रखिए कि बिहार के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने जो भी कहा है उस बात पर वो खरे उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा सक्षमता परीक्षा देकर ही देना होगा तो लेंगे आप, तो आपको परीक्षा उम्मीद है ज़्यादातर कि देना पड़ेगा। और हम शिक्षक भी चाहते हैं कि सरकार जो भी करे परीक्षा ले, जो भी लेना है लेके जल्दी से जल्दी राज्यकर्मी का दर्जा दे। तो दोस्तों, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए मामूली परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन मामूली परीक्षा में परीक्षा दूसरों के बनाए हुए प्रश्नों का हमें देना है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि परीक्षा में क्या आने वाला है। मामूली कितना भी हो, लेकिन हमें अपनी तरफ से तैयारी को अच्छे से करना होगा। कहीं ना कहीं परीक्षा को मामूली नहीं समझना होगा। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं आप सब के लिए, सभी शिक्षक साथियों के लिए कुछ मैंने मटेरियल आप सबके लिए तैयार किया है। खास करके बिहार बोर्ड की जो किताब है उससे क्लास 6 की जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, चाहे ये जनरल के शिक्षक होंगे या हमारे उर्दू के शिक्षक होंगे, इन सभी शिक्षक साथियों को इन सभी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी भाषा के अलावा आपसे जनरल सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर हम अभी से ही, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का जो अभी सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं आया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास अगर समय है तो बहुत कम समय हमको मिलने वाला है। मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है कि दिसंबर के आखिरी में या जनवरी के शुरू में ही परीक्षा ले लिया जाएगा। जहाँ तक मुझे अपना अंदाज़ा है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्दी सरकार इस पर कदम उठाएगी और कहीं ना कहीं आपको इससे परीक्षा से आपको गुजरना होगा। और जो शिक्षक साथी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को हो जाए और हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, तो वो सभी के लिए मैं आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट जो क्लास 6 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 6 to 8 9 के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सोशल के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको देखा जाए, और इम्पोर्टेंट चैप्टर में से जो मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सवाल जिससे पूछा जा सकता है, उन सभी चीज़ों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, मैंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के क्लास 6 के जो पूरे सभी चैप्टरों को मैंने देखा, और सभी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में इसमें जो मटेरियल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उन मटेरियल को मैं PDF के माध्यम से एक मेरा ग्रुप होगा, उस ग्रुप में मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा। उस ग्रुप के माध्यम से आप मुफ्त में उसको ले सकते हैं और वीडियो भी देखेंगे। आपको कई घंटों की मेहनत आप कई मिनटों में देख लेंगे, और आपको वो मटेरियल वही होंगे जो किताब में होंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और उस मटेरियल से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उसको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ ज़्यादा शिक्षक साथियों तक इसको पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आप जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, 2, 3, यानी भाग 1 यानी 6 क्लास का जो किताब होता है उसको भाग 1 कहा जाता है। 6 to 8 जो सभी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको लेकर मैं आपके सामने मटेरियल के साथ आऊँगा। तो सबसे पहला जो दोस्तों चैप्टर है, चैप्टर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें दिए गए हैं। तो देखिए, आप जब आपके सामने है कि बिहार के राज्य एवं विभिन्न राज्य और के भोजन और त्यौहार। बिहार के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है और लोग वहाँ पसंद करते हैं, और अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं किताब के, जो हमारी किताब में सिलेबस में जो है जिन राज्यों के बारे में बताया गया है उनके खाने के क्या हैं, खाने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और साथ ही साथ उसमें किस तरह के पर्व मनाए जाते हैं, उनको ही हम इंक्लूड किए हैं। उससे बाहर का इम्पोर्टेंट कुछ नहीं डाले हैं इसके अंदर। जो आपको रियल है वही हम इसमें लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं कि बिहार में जो है लिट्टी चोखा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ का फेवरेट जो भोजन है वो लिट्टी चोखा है। और वहीं बंगाल की बात करें तो मछली चावल जो है वहाँ का फेवरेट भोजन है। तो उसके बाद दक्षिण भारत का जो है इडली डोसा। इसमें बिहार, इन 3 ही राज्यों के बारे में बताया है, तो हम इन 3 ही राज्यों को इंक्लूड किए हैं। बाकी अगर आपको जानकारी बढ़ाना है तो आगे
कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि सवाल अगर पूछे जाएंगे इन्हीं 3 राज्यों में से किसी एक से पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो बिहार में जो मुख्य भोजन है या सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन है तो लिट्टी चोखा है, और बंगाल की बात करें तो मछली चावल है, दक्षिण भारत की बात करें तो इडली डोसा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो पर्व के बारे में बात कही गई है। तो पर्व जो है बिहार में छठ है सबसे इम्पोर्टेंट, और झारखंड की बात करें तो सरहुल, और केरल की बात करें तो ओणम, और पंजाब में लोहड़ी। तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये बहुत हल्का है लेकिन हमको याद नहीं रहता इस वक्त, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसमें आपको थोड़ा थोड़ा एक बार रिवीजन करा दिया जाए तो आपको बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम के टाइम में जो भी पूछा जाएगा। तो झारखंड को याद रखेंगे कि सरहुल का जो है वो त्यौहार वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और केरल में ओणम का त्यौहार जिसमें नौका को चलाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी। तो इन सभी त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि भाषा के आधार पर कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तब देखिए पूरे भारत में 1652 भाषा से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती हैं। तो यहाँ याद रखना है कि अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपको अगर ऑप्शन में 1652 रहेगा या उससे अधिक रहेगा तो इस जवाब को आपको सही देना है। तो वहीं पर दोस्तों सवाल ये बनता है कि अगर भारत के संविधान के अनुसार भाषा की जो 8वीं सूची है उसमें कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो उसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इस किताब की बातें हैं जो किताब में इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 1652, और उसके संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो 22। तो ये सवाल हमारे यहाँ पर हल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको सामने जैसा दिख रहा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कभी 1891 में, यहाँ सवाल बनता है। उसके बाद उनकी मृत्यु कभी 1956 में। तो यहाँ पर ये भी 2 सवाल बनते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश है यानी जन्म कब हुआ, 1851 में, और उनकी 91 में, माफ़ कीजिएगा 1891 में, और उनकी जो मृत्यु कभी 1956 में। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आमतौर पे हम इन चीज़ों को तो आम जगह देखते हैं, लेकिन किताब में ये दिया गया है कि उनके जो जन्म है वो महार जाति में हुआ था। तो यहाँ जाति वर्ण के बारे में कहा गया है, इसलिए वहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट दिया गया है कि वो कौन सी जाति में पैदा हुए थे, तो महार जाति में पैदा हुए थे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर आगे जाते हैं। तो देखिए जिस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने क्या कहते हैं अंडरलाइन किया है, उसको ही मैं लिख कर लाया हूँ। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो यह है सवाल कि पटरी व्यापारी किसे कहते हैं। जो पटरी व्यापारी होता है तो जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकान लगाया जाता है वैसे दुकानदारों को पटरी व्यापारी कहते हैं। तो ये भी कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हमारे जहन में नहीं रहेगा। तो ये हम लोग जानेंगे कि पटरी व्यापारी किसको कहेंगे, तो जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, रेडी वगैरह, तो वैसे दुकानदारों को क्या कहा जाता है, पटरी व्यापारी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अगले चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 है यानी अध्याय 4 लेन देन के स्वरूप, इस पर हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें कई सारे सवाल हैं और उसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है कि जब किसी वस्तु की ख़रीद और बिक्री दोनों वस्तु के माध्यम से ही की जाती है, उस वस्तु को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी जैसे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, पहले ज़माने में ये था कि आप चावल, अगर आपको गेहूं की ज़रूरत है तो आप क्या करते थे, उसके बदले में अगर आपको चावल हुआ है तो आप उसको चावल दे देते थे और वापस वो हमको गेहूं दे देता था। तो उस ऐसी जो वस्तु से वस्तु के बदलने की जो प्रक्रिया होती है या जो हम बदलते हैं, तो वैसे इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको उस नियम को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो इसको जो वस्तु से वस्तु को बदलकर दूसरी वस्तु ले ली जाए, वैसे वस्तुओं को बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बात करें तो जब किसी वस्तु को खरीद व बिक्री मुद्रा अथवा रुपया से किया जाए तो वैसे प्रणाली को हम क्या बोलेंगे। तो आप जैसा देखेंगे वैसी प्रणाली को हम कहते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। वैसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली जो कि रुपया लेकर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, रुपया देकर पैसा देकर हम जिस चीज़ को खरीदते हैं उस प्रणाली को हम रुपया विनिमय प्रणाली
कहते हैं। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर के मैंने आपको बताया। जैसा कि एक बार फिर से मैं आपको यहाँ रिकॉल कर देता हूँ कि बिहार में जो है खाने पीने में लिट्टी चोखा सबसे मशहूर है। बंगाल की बात करें तो मछली चावल, और दक्षिण भारत की बात करें तो इडली डोसा। और पर्व के मामले में बिहार में जो है वो छठ का पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। झारखंड में सरहुल के पर्व को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। केरल में ओणम के पर्व को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पर लोहड़ी जो है पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। और दूसरे चैप्टर में बात करें तो 1652 जो भाषाएं हैं पूरे भारत में, उससे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद आगे बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश है 1891 में हुई, उनकी मृत्यु 1956 में हुई। और वो उसका जन्म जो है वो महार जाति में हुआ था। और पटरी व्यापारी वैसे व्यापारियों को कहते हैं जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकान लगाते हैं। आगे बात करें तो जब किसी वस्तु की खरीद या बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से की जाती है, वैसे वस्तु को वैसे प्रणाली मतलब जो लेन देन की प्रणाली है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जबकि किसी वस्तु को खरीद या बिक्री में मुद्रा का प्रयोग यानी रुपया पैसा का प्रयोग किया जाता है, वैसे प्रणाली को हम मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आया था। आगे और भी कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखेंगे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं इस तरह के अपडेट और साथ ही साथ शिक्षकों से जुड़ी हुई किस तरह अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे अगर अच्छा लगेगा आप सबको तो मैं इस तरह की वीडियो लगातार लेकर आप सबके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।